वेलकम बैक टू एलेक्सर गाइडेंस। हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जनवरी 2022 को, उसके सभी 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो यह वीडियो उसके लिए डायरेक्टली बेनिफिट करेगा जो भी वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर एसआई का जो एग्ज़ाम हो गया उसका भी मेंस जो होने होगा कुछ दिन बाद में उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर एनी अदर एग्ज़ाम जिसमें मैथ मेजर रोल प्ले करेगा, उसके लिए डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं कि ये एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो अब ये एग्ज़ाम तो हो गया, अब अप्लाई तो नहीं किए हो, कोई नोटिफ़िकेशन इसका अब नहीं निकला है, इस यार अब कब निकलेगा इस साल, तो भाई एक्साइज के लिए बेनिफिट करेगा? बिल्कुल नहीं। वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस का भी एग्ज़ाम होगा कुछ दिन बाद में, एसआई का भी एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, डब्ल्यूबीसीएस इन सब में मैथ मेजर रोल प्ले करेगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा और मेंस एग्ज़ाम में भी। ठीक है? चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या करे, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 2 एंड 300? देखो 2 और 300 के बीच में ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह भाग चला जाता है, ये है सवाल। देखो 7 से भाग जाने वाला 2 से ज्यादा, 2 के एकदम करीब कौन सा है? खुद 7 है। उसके बाद में 14 है, उसके बाद में 21 है। इस तरह करके हमको 300 तक जाना है। 300 के करीब में यानी कि 300 से थोड़ा कम छोटा 7 से भाग जाने वाला संख्या कौन है? इसे निकालोगे, 300 को ही आप डिवाइड कर दो 7 से। 7 चौके 28, यहाँ पर हो गया 2 0, 7 दूना 14, 6। यानी कि अगर 300 में आप 6 को घटा दोगे, कम कर दोगे 300 से 6, तो आप 7 से भाग चला जाएगा वह संख्या। तो 300 में 6 को माइनस करने से कितना होगा? 294। यानी कि यही वो संख्या लोग हैं जो 7 से पूरी तरह भाग जाएगा। तो एक-एक करके इस तरह से निकालोगे तो गिनने में तो आप थक जाएँगे ना। एग्ज़ाम में इसको कैसे बनाओगे? एक तो 7 है, 14 है, 3 है, उसके बाद 21 14 है, उसके बाद 21 है, 21 के बाद में 28, 28 के बाद में 35, इस तरह से करके तो 294 तक निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है। शॉर्टकट, आप लास्ट नंबर जो है यानी कि सबसे बड़ा नंबर वो लिखो पहले, उसको आप घटा दो सबसे छोटा यानी कि फर्स्ट नंबर से, यानी कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर यानी कि 7 डिवाइडेड बाय जो कॉमन डिफरेंस है। देखो सभी नंबर के बीच में डिफरेंस कितना का है? 7 का है। देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। सभी का बीच में डिफरेंस अंतर 7 का है, तो आप कॉमन डिफरेंस को यहाँ लिखो 7 प्लस 1 कर दो। इसी को आप सोल्व करो, आंसर तक डायरेक्ट पा जाओ। तो 294 में आप 7 जब माइनस करोगे हम पाएंगे 287 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1। 287 को जब आप काटोगे इस तरह से तो हम लोग पा जाएंगे यहाँ पर 41 प्लस 1। 41 में जब एक जोड़ोगे तो 42, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 यानी कि 42। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 42 ऐसे संख्याएं 2 और 300 के बीच 7 से पूरी तरह भाग ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हमारा तो 2 होगा। 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 3, 6, 9, 12, 15 and 18 seconds respectively। तो 6 घंटे हैं, 6 बेल्स हैं। पहला बेल में बस 3 सेकंड का अंतर, एक साथ कितने बार बजेंगे? हाउ मेनी टाइम्स डू दे विल टोल टुगेदर? देखो यहाँ पर भी एक मिस्टेक है और यहाँ तो इंग्लिश वाला ही मिस्टेक है। यहाँ पर डू नहीं होगा, तो 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज कर दिया है। इंग्लिश ही नहीं, कमीशन के पास ऐसे कर्मचारी हैं, इतना बड़ा एग्जाम ले रहा है नौकरी का, वो भी मेंस का एग्जाम है और ऐसा गलत है। यहाँ पर होना चाहिए दरअसल विल, यहाँ विल नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूएच के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जनरली स्ट्रक्चर ये रहता है सेंटेंस। खैर ये तो इंग्लिश का बात हो गया। तो सवाल समझ में आ गया। 6 बेल हैं, 6 बेल 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड एटसेट्रा के इंटरवल में बजते हैं, तो एक टाइम तो ज़रूर आता होगा जो तीनों एक साथ बजते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम में कितने बार वे लोग बजेंगे एक साथ? यही है सवाल। सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्याएँ दिया गया है ना, इनका आप एलसीएम निकालो। तो 3, 6, 12, 15 और 18 का जब आप एलसीएम निकालोगे, 3, 6, 12, 15, 18 और एक संख्या छूट गया ना, 9।
इतना का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप पाओगे 180। आप एलसीएम निकाल लेना, सभी पूछ सकते हैं, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। 180 क्या सेकंड, क्योंकि ये लोग तो सेकंड में था ना, तो 180 सेकंड में हमको मिनट में पूछा है, तो इसलिए कितना मिनट होता है, तो 180 सेकंड 3 मिनट होता है। एकदम साधारण सा बात है, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 180 में 3 मिनट होगा। तो यानी कि प्रत्येक बेल 3 मिनट में एक साथ बजने वाले हैं। 30 सेकंड में कितने बार 3 मिनट आएगा ये देखना है। तो 30 मिनट में कितना बार 3 मिनट आएगा, 10 बार आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा 10 यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली में अगर यहाँ पर ऑप्शन एक रहता ना जिसमें 11 टाइम भी रहता ना, ऑप्शन मान लो, वो करेक्ट हम लगाते। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो पहला घंटी बजा सभी को एक साथ, एक बार पहला पहला बार सभी को साथ में बजा, उसके बाद दूसरा बार साथ में बजा, यहाँ पर बेल बजा, यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट का डिफरेंस है, 3 मिनट का। इस तरह से 3 मिनट 3 मिनट जाएगा ना। तो जो पहला बार 3 मिनट में बजा है ना, उस वक्त 2 बार बजा है, पहला 3 मिनट में 2 बार घंटी बजेगा। इसीलिए एक बढ़ाना पड़ता है ऐसे केसेस में। तो 11 टाइम्स हमारा ज्यादा करेक्ट होता। ऑप्शन में 11 नहीं है, इसलिए 10 को हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न चिन्ह माँ के आउछा नेपाली में क्वेश्चन है, यानी कि विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देख रहा है, इसके जगह कौन सा नंबर आएगा, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। देखो 15, 9, 8। यहाँ पर बीच में कितना है, 22। कितना कम है देखो तो 10 कम है, 10 घटा दोगे तो 22 निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ भी करना है, 30, 22 और 4 को जोड़ना है। 30, 22 और 4 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में 10 घटा दो, कितना पाओगे, 19 पाओगे, जो बीच में लिखा है। समझ में आ गया। वही चीज यहाँ भी करना है, यानी कि 6, 7 और 30, इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो हम ऐसे में हम पाते हैं 43। 43 में 10 घटा दो, 43 हमारा बीच में भी नहीं रहेगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रीजनिंग का ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। पी इज मदर ऑफ एक्स, यानी कि पी मदर है, यानी कि फीमेल है, माइनस लिखता हूँ एक्स का, ठीक है। पी एक्स का माँ है। जेड्स वाइफ, यानी एक्स कौन है, जेड का पत्नी है, यानी कि ये भी फीमेल है। और ये किसका पत्नी है, जेड का, यानी कि जेड क्या है, मेल है। ये दोनों क्या है, वाइफ हस्बैंड है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ लिख देता हूँ, इधर जा रहा है तो ये हस्बैंड है, ये पता चल जाएगा। वाई इज पीज ब्रदर, वाई कौन है, पी का भाई है। अब पी का भाई, मान लो ये पी का भाई, इधर लिखता हूँ, ये है वाई, पी का भाई, ब्रदर है, ये पी लिख रहे हैं इसके लिए, ठीक है। ये पी का भाई है वाई। एंड क्यू इज पीज हस्बैंड। अब क्यू कौन है, पी का हस्बैंड, ये पी है, यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, ये है हस्बैंड, ठीक है। ये कौन है, पी का हस्बैंड है। अब सवाल पूछ रहा है हु इज क्यू, क्यू जेड, जेड के लिए क्यू क्या लगेगा, कौन है रिश्ते में, क्यू क्या लगेगा जेड का। देखो पी का हस्बैंड है क्यू, और पी और जेड में क्या डिफरेंस है, जेड का सासू माँ हुआ ना ये, क्योंकि वाइफ का पत्नी है। अपना सासू माँ का पति को क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं, यानी कि फादर इन लॉ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह मैथ का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक्स है। ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। एक आदमी 5 दिन में कोई काम कर लेता है, और अपने बेटे की मदद से विद द हेल्प ऑफ हिज सन द वर्क कैन बी डन इन 3 days। और अपना बेटा के साथ जब मिलकर काम करता है 3 दिन में ही खत्म कर दे रहा है। इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन। तो इस काम को अगर बेटा अकेले करेगा तो कितना दिन लगाएगा। देखो आदमी जब कर रहा है, मैन ए ही लिख दे रहा हूँ, ए मैन, उस आदमी का नाम ए है मान लो। आदमी अकेले 5 दिनों में कर रहा है काम को, और जब बेटा आ जा रहा है साथ में, यानी कि ए प्लस एस, एस फॉर सन, ए मतलब उस आदमी का नाम समझ लो। जब बेटा आ जा रहा है साथ में तब 3 दिन लगा रहा है। तो फिर अकेले बेटा कितना दिन करेगा, यही सवाल। तो हम लोग पहले निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कुल काम कितना है, 3 × 5 = 15 मान लेते हैं, 15 यूनिट, 15 यूनिट टोटल वर्क है। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ठीक है, ये काम हम लोग निकालते हैं। ये ए, तो ए देखो एक दिन में 5 दिन में तो 15 काम कर लेता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा, 5 × 3 = 15। इसी तरह दोनों जन मिल के, बेटा और बाप, 5 काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। तो अकेले सिर्फ बेटा, इस 5 में क्या क्या है, देखो बेटा और बाप दोनों शामिल है,
और बाप का तो अकेले फादर का तो अकेले दिया ही है, 3 यूनिट करता है, यानी कि 2 यूनिट करता है अकेले सन, ठीक है? अब बेटा 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम करना है उसको 15, तो 15/2 करोगे तो यानी कि 7.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, 7.5। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 7.5 7.5 दिन लगेगा अकेले करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन द ब्लैंक, यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिया गया है, फिलअप करना है, आता ही है ये क्वेश्चन एग्जाम में। सबसे पहला काम क्या है इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले कितने कैरेक्टर्स है यानी कि अल्फाबेट है उसको गिनना है यहाँ पर। तो ऐसे गिनने के बाद उसको आप डिवाइड कर दो इक्वली। गिनते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर है, 5 6 7, बाद यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 16 19 20, 20 कैरेक्टर्स है। 20 को आप या तो 4-4 का भाग में कर दो, बाँट दो, या फिर 5-5 का भाग में आप बाँट दो। हम 5-5 का भाग में बाँटते हैं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ये हुआ एक पार्ट। बाद 1 2 3 4 5 ये दूसरा पार्ट, 1 2 3 4 5 तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इस तरह से 4 भागों में हम लोग 5-5 कैरेक्टर्स को बाँट दिया। अब उसके बाद एक-एक ऑप्शंस को ना पुट करके देखो, कोई ना कोई सीरीज़ आपको पैटर्न दिखने लगेगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी को जब पुट करोगे ना, यहाँ पर ए लिखोगे, फिर बी, फिर सी, यहाँ पर देखो ई है लास्ट में तो यहाँ पर। उसके बाद आप पढ़ के देखो, बी डबल ए बी, उसके बाद ए। यहाँ पर देखो सी डबल बी सी, पता चल रहा है ये और ये एक ही है, बीच में एक आ रहा है और लास्ट में ए आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखो सी और इधर है, हम लोग 5 लेना था ना, 1 2, सी और सी एक है और बीच में आ रहा है बी, लास्ट में देखो ए मैच कर रहे हैं। ये एक सीरीज बना है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग देख लेना अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेंचर सम, यहाँ एक वर्ड दिख रहा है, यूजिंग एनी लेटर ओनली अ सिंगल टाइम। वेंचर सम एक वर्ड है, इसका मीनिंग आपको जानने का जरूरत भी नहीं है। बोल रहा है कि इसमें, इस लेटर में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये जो वर्ड है इसमें से प्रत्येक लेटर को आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो कौन सा ऑप्शन वाला वर्ड आप बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते इसको आप देख लो। देखो सरमन, SERMON, तो देखो SERMON, एक एक बार सभी यूज हुआ, डबल कोई यूज नहीं हुआ, तो ये बनेगा, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी नहीं होगा, देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। ROSTRUM, तो आर देखो यहाँ पर आर है, ओ यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, ये रहा एस, टी और आर, ये देखो यहाँ पर टी, तो आर एक ठो और कहाँ पर है, ये एक ही बार आर आया है और यहाँ पर 2 बार आर दिख रहा है। हमको तो बोला है कि आप एक बार में एक ही लेटर को यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर रोस्ट्रम में 2 बार आर आया है तो यहाँ पर भी वेंचर सम में भी 2 बार आर आना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर तो ट्रैवर ट्रैवर्जर में ए तो कहीं पर आया ही नहीं वर्चन सम में, वेंचर सम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40, ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड, 40 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। वुमेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, अब प्लेटफॉर्म में एक औरत जब खड़ी है तो औरत को वो 30 सेकंड में पार कर देता है ट्रेन। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना, सिर्फ वो प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा होगा, वो खुद का भी डिस्टेंस जितना पार कर रहा होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस है और ट्रेन का जो डिस्टेंस है, वो दोनों डिस्टेंस को वो कितना टाइम में पार कर रहा है, 40 सेकंड में पार कर रहा है। सेकंड है ये, ठीक है। अब जब औरत को सिर्फ पार कर रही है, जो खड़ी है प्लेटफॉर्म में, उसको 30 सेकंड में पार कर रही है। जब वो ट्रेन किसी भी ऐसा व्यक्ति को पार कर रहा है जो खड़ा हो, या कोई पोल खुट्टी हो, या कोई पेड़ हो, या फिर कोई इंसान हो जो कांस्टेंट स्टेशनरी अवस्था में, यानी कि स्थिर अवस्था में, दरअसल उस वक्त वो पार कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को ना, तो ट्रेन अपना लंबाई को पार करता है, यानी कि ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना टाइम में पार कर रहा है, 30 सेकंड में पार कर रहा है। यानी कि प्लेटफॉर्म को सिर्फ अकेले वो कितना टाइम में पार कर रहा होगा, तो देखो इसको घटा के, प्लेटफॉर्म को सिर्फ वो पार कर रहा होगा 10 सेकंड, बात पता चल गया, क्लियर। सिर्फ प्लेटफॉर्म को वो 10 सेकंड में पार करता है,
ट्रेन का स्पीड भी दिया है, लेकिन स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है और ऑप्शन में सभी मीटर है और यहाँ पर सेकंड है। इसलिए अब यहाँ पर देखो स्पीड हमको दिया है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए बेटर होगा आप स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से आप इसको गुणा कर दो, तो 18 से ये 6 बार जाएगा, यानी कि 30 सेकेंड पर मिनट, ये इसका स्पीड निकल गया। अब सवाल को ध्यान से सुनो। यहाँ पर स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, उल्टा लिख दिया, मीटर पर। स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 30 मीटर जाता है। तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, यही तो सवाल है। सीधा सा सिंपल सा बात हो गया ना। 1 सेकंड में 30 मीटर जाता है, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? कितना गुना है? 10 गुना। इसको भी आप 10 गुना कर दो, यानी कि 300 मीटर जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक तरीका है शॉर्टकट, और लिखना पड़ा मुझे क्योंकि समझाना था, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मसअपर जिसको बोलते हैं, एंड LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लसअपर of two numbers are 12 and 180 respectively. If the difference of the two number is 24, their sum is। देखो, दो नंबर का HCF दिया है और LCM दिया है 12 और 180, और उन दोनों नंबर्स का अंतर दिया है 24, यानी कि घटाने पर 24 आता है। मान लो हम लोग पहला नंबर को कितना मान सकते हैं? 12 HCF है, यानी कि पहला नंबर को हम लोग 12x मानेंगे, दूसरा नंबर को 12y मान सकते हैं, क्योंकि HCF तो कॉमन फैक्टर है, दोनों में रहेगा। पहला नंबर है 12x, दूसरा नंबर है 12y। अब दोनों नंबर का अंतर कितना है? 24। दो नंबर हम लोग मान लिए। अब एलसीएम कितना होगा इसके हिसाब से? एलसीएम होगा इन दोनों का गुणा, लेकिन 12 तो दोनों तरफ मल्टीपल है, इसलिए ये हो जाएगा एलसीएम 12xy। ये हो गया एलसीएम इसके हिसाब से, माना हुआ नंबर के हिसाब से। लेकिन असल ओरिजिनल एलसीएम भी तो दिया है 180, यानी कि 12xy का मतलब है 180, ये कह सकते हैं। इससे हम लोग x और y का वैल्यू पता कर लेंगे। इसलिए हमारा x और y देखो 12 से कितना बार में जाएगा? 12 एक 12, 12 पचे 60, यानी x और y का वैल्यू हमारा निकला 15। अब आपको ढूंढना है ऐसे दो संख्या, देखिए एक्स वाई मतलब क्या? x गुना वाई, यानी कि x और y को गुणा करोगे तो 15 होना चाहिए। x का जगह में क्या लिख सकते हो और y का जगह में क्या लिख सकते हो? यानी कि दो कौन कौन ऐसे संख्या है जिसको गुणा करने से 15 हो सकता है? एक तो ये हो सकता है 3 गुना 5, 3 पचे 15, तब भी 15 होता है। एक ये भी हो सकता है कि 1 गुना 15, ये भी हो सकता है, तब भी 15 हो जाएगा। ये दो हम लोग को जोड़ी मिला, 3 5 का और 1 15 का। अब कंडीशन को फुलफिल कराओ कि दोनों संख्याओं को जब घटाओगे ना तो 24 आना चाहिए। तो दो संख्या कौन कौन माने थे हम लोग? 12x 12y। आप x का वैल्यू 3 रख के यहाँ पर एक बार देखो, और y का वैल्यू उस वक्त 5 रख के देखते हैं। तो जब x इस वाले को चेक करोगे ना, 3 और 5 को, तो 12x पहला नंबर हमारा कितना निकल जाएगा? 12x यानी कि 12 तिया 36। दूसरा नंबर कितना निकल जाएगा? 12 पचे 60। इन दोनों में डिफरेंस 24 का आता है कि नहीं आता है, ये चेक करो। अगर आता है तो यानी कि पहला नंबर 36 और दूसरा नंबर 60 करेक्ट निकल जाएगा हम लोग का। देखो 36 और 60 को का जब आप घटाओगे, यानी कि डिफरेंस कितना है? 24 आता है, एकदम करेक्ट है। यानी कि ये जो नंबर निकला है 36 और 60, ये करेक्ट निकला है। इन दोनों को आप जोड़ दो, वही तो पूछा है सम कितना होगा। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 96 होगा। 36 और 60 को जोड़ोगे 96 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज व्हिच कैन बी प्लांटेड 20 meters apart on both the sides of a straight road 1960 मीटर लॉन्ग। तो 1960 मीटर लंबा एक रास्ता है, मान लो ये रास्ता है, ये रास्ता है 1960 मीटर लंबा है ये रास्ता। अब इसके दोनों तरफ ना हमको पेड़ लगाना है, यहाँ पेड़ लगाना है दोनों तरफ, यानी कि इधर भी, दोनों साइड में, ठीक है। अब इन दोनों पेड़ का, दो पेड़ का बीच का गैप यानी कि डिस्टेंस होना चाहिए 20 मीटर, वही बात को वो बोला है। तो दोनों साइड को मिला के ऐसे कितने पेड़ लगेंगे, ये है सवाल। क्लियर? देखो सबसे पहले तो एक तरफ कितना पेड़ लगेगा इसको आप निकाल लो, उसके बाद उसको डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो, इसको पता चल जाएगा। तो टोटल लंबाई कितना है? 1960 ये है रास्ते का लंबाई। तो 1960 में 20 मीटर, यानी कि 20 कितना बार आ रहा है ये देख लो।
भाग कर दो इसको, 0 0 खत्म हो गया, 2 से 1 कटेगा, 2 9 18, 2 8 16, यानी कि 98। यानी कि एक तरफ इस साइड में अगर बात करें तो 98 पेड़ लगेंगे, लेकिन नहीं, मैं तभी भी बताया ना वो बेल वाला बात जो था, 6 बेल घंटी वाला, 20 मीटर के बीच, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर है, 20 मीटर का गैप में कितना तो पेड़ लगेगा, 2 पेड़ लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, इसीलिए 98 प्लस 1 करना होगा, यानी कि 99, यानी कि एक तरफ 99 पेड़ लगेगा, दोनों तरफ कितना लगेगा भाई, 99 का डबल कर दो ना, यानी कि 2 गुना कर दो, दोनों 18, दोनों 18 और एक 19, यानी कि 198। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the square of a sum of two numbers is equal to 4 times of their product, then a ratio of these numbers each। देखो थ्रू ऑप्शंस अगर जाओगे तो ज्यादा जल्दी बना पाओगे इस क्वेश्चन को, सवाल समझा दे रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन को चेक कर सकते हो। बोला है कि दो संख्याओं को जब आप जोड़ते हो और उनका स्क्वायर, मान लो ये दो संख्या है, एक्स पहला संख्या, दूसरा संख्या वाई, इन दोनों को जब जोड़ते हो तो उनके जोड़ सम का स्क्वायर बराबर है, इक्वल है, बोला है ना, इसके बराबर 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, यानी कि उन दोनों संख्याओं को जब गुना करते हो, उस गुना का भी वो 4 गुना है, यानी कि 4 टाइम्स है। इसको आपको सॉल्व करना होगा। ये देखो कितना अजीब एक इक्वेशन बना है, सॉल्व करके निकल जाएगा, लेकिन इससे बेटर होगा आपको ऑप्शन से जाना, ज्यादा जल्दी निकलेगा। आप क्या करो, मान लो उसके बाद रेशियो ऑफ दीज नंबर्स बोला है, उनका संख्याओं का अनुपात बोला है, मान लो वो संख्या का अनुपात है ये पहला वाला ऑप्शन, इन दोनों को आप जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 4, इनका आप स्क्वायर बनाओ, तो स्क्वायर बना दो, कितना हो 4 चौके 16, क्या यह 16 इन दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद, 4 से गुना करने के बाद आएगा उतना, ये देखना है हमको। देखो इन दोनों संख्याओं को जब गुना करोगे तो 3 का 3, 3 का 3 से 4 को गुना करो, 4 टाइम्स बोला है, 3 चौके 12 नहीं आएगा, वहां पर भी 16 आना चाहिए था। मेरी बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी दूसरा ऑप्शन को चेक करो, मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। मान लो वो संख्या है ऑप्शन बी 1:1, तो 1:1 अगर वो ऑप्शन है तो इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ते हो, यानी कि मान लो यहाँ पर 1 लगाओ ना, इसी को बना दो, चलो बेटर होगा, आप इसी को आप बिठाते चले जाओ, x के जगह 1 रखो, प्लस y के जगह भी 1 रखो, ये दोनों संख्या हम लोग एक एक ऑप्शन बी को मान रहे, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर बराबर x के जगह 1 गुना 1 और ये 4, क्या ये इक्वल आएगा देख लो, 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, फिर स्क्वायर, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 4, फिर 2 से 2 को गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का 4, हाँ ये देखो इक्वल आया, यानी कि ये करेक्ट है, कंडीशन को फुलफिल किया। अब दूसरे को चेक करके देख लो एक बार, सी को x के जगह में रखो, सी को यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई का 4 टाइम्स, x के जगह में आप 1 को रखो, 1 रखें, प्लस y के जगह में 2 रखो, इसका स्क्वायर कर दो, बाद x के जगह 1 रखना है, गुना y की जगह 2 रखना है, इसका 4 टाइम्स करो, क्या ये लोग इक्वल है आपस में देख लो, 1 और 2 2, 1 और 2 3, 3 दूना 3 तिया 9, 9 हुआ, और यहाँ पर 2 1 2 और 2 चौके 8, इक्वल है नहीं है, इक्वल नहीं आया, सिर्फ यही ऑप्शन इक्वल बना पाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन से जाना, अदरवाइज इस इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हो तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, trader marked the price of a commodity in order to obtain the profit of 25% on the cost price, यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए वो मार्क प्राइस यानी एमआरपी का चिपकाया, एक अपने कॉमोडिटी अपने सामान में एमआरपी रेट 25% ज्यादा चिपकाया, यानी कि अगर ये सीपी है और ये एमआरपी है, यानी कि मार्क प्राइस है, एमपी लिख सकते हैं, अगर सीपी अगर 100 है तो एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा 25% ज्यादा, यानी कि 125 होगा। क्लियर? अब आगे बोल रहा है बट लेकिन अलाउड डिस्काउंट ऑफ 16%, 16% का वो डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, यानी कि 125 पर 16% डिस्काउंट देता है, तब जाके वो बिक्री करता है, तो अब नया प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना होगा, इस एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, देखो वो मार्क प्राइस पर 16% का डिस्काउंट दिया है, तो आप बेचा कितना में, सेलिंग प्राइस कितना में है, ये एक्चुअली भी निकाल लो, 125 के ऊपर में वो 16% का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितना में 16% का डिस्काउंट, यानी कि 84% में बेचा है, 125 का 84 निकालो, 25 ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार, 4 से ये होगा 21,
यानी कि 105, यानी कि वो 100 में खरीदा तो 5 में बेचा, कितना प्रतिशत लाभ कमाया? ओनली 5%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न चिन्ह में क्या है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या है? EIGHTY एक वर्ड है, 80 इस तरह से लिखा गया, तो आउटपुट को किस तरह से लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, ई आई 3 लेटर को देखो और यहाँ का 3 लेटर को देखो, उल्टा के लिखा गया है ना। ये इधर से आप पढ़ोगे, देखो जी बाद ITH रिवर्स कर दिया है, उल्टा दिया है, तो PUT को क्या लिखोगे? TUP लिखोगे। देखो ये TUP यहाँ पर है, TUO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। शीला एंड बेला स्टार्टेड जर्नी। शीला और बेला जर्नी स्टार्ट किया, अपना यात्रा शुरू किया फ्रॉम देयर ऑफिस, ऑफिस से इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वॉक 10 किलोमीटर्स। देखो मान लो ये उन लोगों का ऑफिस है, ठीक है, वो लिख रहा हूँ, ओ फॉर ऑफिस। शीला इधर गई, हाँ, शीला गई इधर 10 किलोमीटर तक चला, ठीक है, और बेला इधर ऑपोजिट डायरेक्शन 10 किलोमीटर तक चला, ये बेला आगे क्या, टर्न लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 10 किलोमीटर। अब शीला क्या किया, अपना लेफ्ट लिया, अब इधर जा रही, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो लेफ्ट किधर होगा? ऊपर होगा। यहाँ पर ऊपर गई लेफ्ट की तरफ और यहाँ भी 10 किलोमीटर चली। बेला टर्न राइट, अब बेला राइट लिया एंड वॉक फॉर 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर चले। ये इधर जा रही थी ना बेला, इसका राइट किधर होगा? ये भी ऊपर ही होगा। ये भी 10 किलोमीटर यहाँ से चली। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इन किलोमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वही डिस्टेंस ऊपर भी है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यानी कि 10 10 20 में लग गए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 20 किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरलीकृत गर्नु होश, यानी कि सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो बॉडमास का रूल काम करेगा यहाँ पर सिंप्लीफाई में, तो बॉडमास में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देखो 3 टाइप का है यहाँ पर, छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहला काम करना है हमको छोटा ब्रैकेट का, तो छोटा ब्रैकेट में देखो ये आया है, उसके बाद यहाँ पर ये आया, तो पहले इसी का काम करते हैं। 7 3 5 2 लिख लेते हैं इधर, 7/3 प्लस 5/2 माइनस 1/6। इसको आप एलसीएम निकाल लो, नीचे नीचे वाले को, तो 6 ही आएगा। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 7 ये 2 3 दूना 6 2 7 14 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 14 और 15 29 माइनस 1 ये 6, यानी कि हो जाएगा ये 28/6। इतना का इस पोर्शन का मीनिंग कितना निकला? छोटा रो 28/6, ये याद रखो आप, ठीक है। 28/6, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28 बटे, इधर लिख रहा हूँ, 28/6 बाद में भागा। अब इसको भी सॉल्व कर लो ना, यहीं पर दो 2 पूर्णांक 1/3 को कितना लिख सकते? 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। लेकिन जब हम लोग भाग को गुना में लिखोगे तो ये उलट जाएगा, यानी कि 3/7। क्लियर? उसके बाद फिर गुना है, तो गुना लिखा। उसके बाद देखो इसको भी ठीक कर लेते हैं, पूर्णांक से बाहर ले आते हैं। 2 7 14 और 3 17/7। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, अब यहाँ पर भाग है, उसको रहने दो। अब इतना को सॉल्व करते हैं पहले, इसको सॉल्व करें तो 5/7 को आप शॉर्ट आउट करो, छोटा करो, 7 या 21 और 4 24/21 और 4 है 25, 25/7 घटाओ 2। तो आप एलसीएम लोगे, 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 समझ लो, 7 होगा एलसीएम। यहाँ 5 का 5 आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर जब आप इसको माइनस माइनस से जोड़ोगे घटाओगे तो यहाँ 25 20 34 आया, 34/7 आया। यहाँ पर देखो ये भाग का चिन्ह है, तो गुणा में बदली कर दो और इसको उल्टा दो, तो ये 7/34 हो, 7/34। देखो कौन कौन कट रहा है उसको काटते चले जाते हैं। देखो इस 7 से ये 7 गया है, 17 से ये गया, 17 दूना 34, ठीक है। 2 से और कोई कटेगा, 2 से ये जाएगा कितना बार में? 14 बार में। फिर ये 2 से जाएगा, 2 से 14 और ये 3 बार में जाएगा, तो 3 और 3 कट गया, तो लास्ट में
देखो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी कट गया। तो यहाँ पर माइनस होता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो कटने के बाद बड़ा वाला माइनस ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, तो असल में आंसर होगा हमारा -1। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ मैन्स प्रेजेंट एज इज 150%, 150% ऑफ व्हाट? साल बाद में कितना प्रतिशत हो गया? 150%। ये तो वो बोला था। इन दोनों में कितना का गैप है? 10 ईयर्स का गैप है, वो बोला था। इसको आप छोटा कर लेते हैं रेशियो के हिसाब से अगर बात करेंगे तो, या फिर बिना छोटा किए भी बन सकता है। देखो ना, 100 और 150 में गैप कितने का है? 50 का है। यानी कि इन दोनों में इन दोनों में गैप कितने का है? परसेंट के हिसाब से 50, तो 50 का मतलब है ईयर के हिसाब से 10। 100 का मतलब कितना होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज, यानी कि 150 का मतलब कितना? 150 का मतलब कितना होगा? कितना गुना है? 3 गुना है, तो बस 30 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 30 है। और भी कई तरीके से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 35 लीव्स द रिमाइंडर 25, and on division 45 leaves remainder 35, and on division 55 leaves remainder 45। देखो, इनमें से वो कौन संख्या है, इतना बड़ा संख्या जो दिख रहा है हज़ारों में, जब आप भाग देते हो ना, शेषफल बचता है 25। जब 45 से भाग देते हो, तब शेषफल बचता है 35, और उसी संख्या को जब 55 से भाग देते हो, तो शेषफल बचता है 45। तो वह संख्या कितना है? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे, ये भाग देने वाला संख्या और ये शेषफल, गैप कितना का है? डिफरेंस कितना है का? 35 और 25 में 10 का। सिर्फ 45 और 35 में 10 का। यानी कि तीनों में 10-10 का गैप है, डिफरेंस है। आप क्या करो, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो ना, उसका आप एलसीएम निकालो और उसमें 10 घटा दो, आंसर तक तुरंत पहुँच। तो देखो, 35 से हम लोग भाग दे रहे हैं, उसके बाद 45 से दे रहे हैं, और 55 से दे रहे हैं। अब तीनों का आप एलसीएम निकालो। तीनों का जब आप एलसीएम निकालोगे, तो आप पाओगे 5 से करके देखोगे, तो आप पाओगे 3, 4, 6 एलसीएम पाओगे। इसमें आप 10 माइनस करो, क्योंकि कॉमन 10 था। ये कॉमन 10 था, 10 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो रहा एक तरीका एलसीएम का प्रोसेस। इसको ना ऑप्शन से भी जाके बना सकते थे, इससे भी जल्दी निकलेगा, क्योंकि एलसीएम में किसी किसी को टाइम लग जाएगा यहाँ तक पहुँच। क्या करो, देखो कोई संख्या अगर 35 से भाग जा रहा है और भाग पूरा नहीं जाके शेषफल 25 बच रहा है, यानी कि उस संख्या में अगर मैं 25 कम कर दूं, तो 35 से पूरी तरह भाग चला जाता। सेम प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है। अगर कोई संख्या 45 से भाग जा रहा है, लेकिन भाग पूरा नहीं जाके 35 शेषफल बच रहा है, यानी कि उस संख्या में अगर मैं 35 कम कर दूं, घटा दूं, तो 45 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। मैं वही करने वाला हूँ, और 45 को ही लूंगा। क्यों? क्योंकि 45 में फैक्टर है 9 का। 9 पचे 45, और हम लोग 9 का कोई संख्या 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको इजीली चेक कर सकते हैं उनके डिजिट्स को, अंकों को जोड़कर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा इनमें से कौन संख्या है जो 9 से भाग जाएगा, तब जब मैं 35 उसमें घटा दूँ। मैं क्या करूँ, पहला वाला ऑप्शन में 35 घटा के देख रहा हूँ, और उसको 9 से भाग जाएगा कि नहीं चेक करना चाह रहा हूँ। देखो, 34 और 45 में 35 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34 1 0, यानी कि 3410। क्या यह 9 से भाग जाएगा? आपस में सभी को आप जोड़ के देखो, 3 4 7 7 और 1 8, 0 8 ही होगा, तो इसका जोड़ तो 8 निकला। 9 से भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको आप चेक करो, तो यहाँ पर भी 35 आप घटा के देखो, ये हो जाएगा 3 4। 55 में जब आप 35 घटाओगे, तो हो जाएगा ये 2 0। क्या ये 9 से भाग जाएगा? चेक कैसे करोगे? सभी को आपस में जोड़ो, 3 4 7 7 और 2 9 9, और जो 0 9 ही रहेगा। हाँ, ये 9 से भाग चला जाएगा, तो यही होगा करेक्ट आंसर। लेकिन तब क्या होगा, जब एक और संख्या 9 से भाग जाने लगेगा, उस वक़्त आप फिर उसी तरह से चेक करोगे। तो 55 से कोई भी संख्या भाग चला जाएगा, जब भी उसमें 45 कम कर दोगे, क्योंकि शेषफल 45 बचा था। 55 का तुम फैक्टर आप निकालोगे, फैक्टर तो 11 पचे 55, यानी कि 11 से चेक करके देखोगे संख्या भाग जा रहा है कि नहीं। इस तरह से भी आप बिना एलसीएम का भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग स्क्वायर ग्राउंड
per 100 meter square is rupees 28.80. Find the cost of fencing the same at the rate 0.6 per मीटर। यानी कि अब देखो, इससे हम लोग एक वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखना ध्यान से। 100 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना होता है? 80 पैसे का, 0.8 रुपीज का, ये रुपीज है, ठीक है। यानी तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा? इतना बटे तो, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा। टोटल खर्चा कितना हुआ? इतना, तो 28.80 रुपीज में कितना मीटर स्क्वायर तक किया जा सकता था उसको लेबलिंग, ये निकालना होगा। देख लो यहाँ पर ध्यान से, 0.80 डिवाइडेड बाय 100, इतना रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर लेबलिंग हो जाता है। तो सवाल अब ये है कि 28.80 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर लेबलिंग होगा। तो कैसे निकालोगे भाई? आराम से निकल सकता है। क्या करना होगा? उल्टा के ना बटे 100 बटे 0.80 गुना 28.80, ये करना होगा। तो जब आप हटाओगे तो नीचे भी 100 लगेगा, तो ये 0 100 100 तो खत्म हो गया। उसके बाद में यहाँ का पॉइंट को हटा के ऊपर में और एक 100 लगा सकते हो आप। इसको आप काटो तो देखो 0 0 यहाँ से खत्म हो गया। 8 से कितना बार में जाएगा देख लो। 8 चौके 8 या 24 हो जाएगा। उसके बाद 8 छक 48, 36 और 100 को जब गुना करोगे तो 600 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला बोलो तो? ये उसका एरिया निकला दरअसल। समझ में आ रहा है? एरिया इतना है तो पेरीमीटर कितना होगा ये पता करना है। एरिया इतना है तो साइड कितना होगा? साइड 60 होगा, ये क्योंकि ये 60 का स्क्वायर है भाई। साइड 60 है तो पेरीमीटर कितना होगा? 4 गुना कर दो, यानी कि 240 मीटर, सिर्फ 240 मीटर। तो यहाँ पर सवाल में बोल रहा है कि फेंसिंग करने में, फेंसिंग मतलब पेरीमीटर का ही बात कर रहा है, नाम फेंसिंग दिया है वो। फेंसिंग करने में उसको पर मीटर कितना लग रहा है? 60 पैसा का। इतना मीटर को कितना लगेगा? तो इतना गुना 60 पैसा कर दो। ये हो जाएगा डबल जीरो, उसके बाद 6 चौके 24 का 4, 14 दूना 12, 44, 144 होगा। तो पॉइंट यहाँ पर 2 घर के आगे है, यहाँ पर 2 घर के आगे, यानी कि 144 सिर्फ होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if 15% ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना। देखो इसी को सॉल्व करते हैं। 15% को हम लोग 15/100 लिख सकते हैं। ऑफ माने गुना, उसके बाद ए प्लस बी इज इक्वल टू 30%, यानी कि 25/100, ऑफ यानी गुना ए माइनस बी। तो हमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए। बी ए से ए का कितना प्रतिशत? देखो यहाँ पर 100 100 तो खत्म हो गया। उसके बाद में तो भी हम लोग काट ही सकते हैं। 5 या 15, 5 25 25, यानी कि ये हो गया हमारा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5 हुआ। ए को एक तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा -2a इक्वल टू, और 3 भी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, जुड़ जाएगा, ये 8 होगा, -8b। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 से 8 भी कटेगा, यानी कि हो जाएगा a इज इक्वल टू 4b। ये हमारा निकला एक रिलेशन ए और बी में। देखो अगर ये ऐसा निकलता ना a इज इक्वल टू बी, तो हम लोग क्या बोलते? ए कितना प्रतिशत होता शुरू में? तो कोई भी ओरिजिनल चीज में 100% होता, यानी कि ए और बी दोनों बराबर है, यानी कि ए 100% है तो बी भी 100% है। लेकिन नहीं, बी यहाँ पर क्या है? 4 गुना है, यानी कि ए अगर 100% है, बी कितना परसेंट है बोलो तो? ए का तुलना में 400% है। हमारा आंसर हो जाएगा 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट शेल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स। कुछ नहीं करना है, 100 डिवाइडेड बाय सम 4 साल में डबल हो जाता है अपने आप का। यानी कि प्रिंसिपल इसका कितना है? कुछ भी मान के चलो, मान लो प्रिंसिपल 1 है, एसआई कितना होगा? पैसा डबल हो जाता है, यानी कि मिश्र धन 2 हो जाता है, 1 का 2, यानी कि एसआई भी 1 बढ़ गया होगा। टाइम दिया है हमको 4 साल, तो फिर हमको
क्या रहा है, रेट पूछ रहा है, तो रेट मतलब क्या होता है, एसआई गुना 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल गुना टाइम होता है। तो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना माने, एक, बाद 100, प्रिंसिपल भी तो एक माने हैं, बाद टाइम है 4 साल, तो एक एक तो खत्म हो गया, 4 से ही तो बचा, उसी तो को मैं किया था इतना शुरू में, इसीलिए 30 चौके 100 यानी कि 25 पर। देखो सवाल क्या कर रहा है, 3 years एगो, 3 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर्स, 5 मेंबर वाले परिवार का एवरेज एज था 17 साल। अ बेबी वाज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ, बट द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल द सेम टुडे। आज जितना है उसका एवरेज एज है। प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी कितना है, यानी कि बेबी का अभी का उम्र कितना है बोल रहा है। देखो 3 साल पहले उन लोगों का एवरेज एज था 17, यानी कि 5 लोगों का। यहाँ पर एक लोग है, यहाँ भी एक लोग है, यहाँ भी एक लोग, सिर्फ 5 लोग। ये 3 साल पहले सभी के पास 17 था, एवरेज का मतलब 17, सभी का उम्र 17-17 था। ठीक है? ये 3 साल पहले, यानी कि आज के डेट में अगर टुडे का बात किया जाए, प्रेजेंट एज में सभी का उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज भी 3 साल हो जाएगा, यानी कि सभी के पास अभी आज के डेट में 20-20-20 है। हाँ, लिखने का ज़रूरत तो नहीं है, समझाने के लिए अब करना पड़ रहा है। यानी कि प्रेज़ेंट डे में पाँचों जन का, परिवार के पाँचों लोगों का एवरेज एज 20 है। एवरेज एज 20 है मतलब सभी के पास 20-20 है। ओरिजिनल नहीं, एवरेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब एक बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म होने के बाद में उन लोग का जो प्रेज़ेंट उन उन लोगों का जो क्या बोल रहा है, स्टिल द सेम टुडे। एवरेज एज जो पहले था, पहले कितना था? 17 था। तो बच्चे का जन्म होने के बाद आज के दिन में उन लोगों का एवरेज एज 17 हो गया है, पहले जितना था उतना हो गया, जो 3 साल पहले था। यानी कि प्रेज़ेंट एज में अब बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि एवरेज एज कितना हो गया? 17 हो गया। कितने लोगों का इस बार? 6 लोगों का। यानी कि यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17 और एक 17, और ये जो एक 17 है, ये एक लोग जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये है बेबी, यानी कि बच्चे का है। ठीक है? देखो अगर आप ध्यान दोगे ना यहाँ पर, ये हालाँकि बन सकता है वो गुणा करके, वो भी जल्दी हो जाएगा। मैं कांसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, पेन फ्री क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर बता दूँगा यहाँ पर। 17 2 पेन भी कुछ भी नहीं लिख के भी आंसर आ सकता है यहाँ पर। 20 हुआ, 3 साल करके दिया, 15, 2 आंसर होगा इसका। थोड़े बहुत आएँगे, हाँ, 2 आएगा आंसर। देखो कैसे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। बेबी का भी अभी प्रेज़ेंट एज के हिसाब से उम्र कितना है, 17, क्योंकि उसका एवरेज है, यानी कि लेकिन बेबी का एज तो 17 नहीं है, ओरिजिनली में कम है, ऑप्शंस देख ही सकते हो कितना है, 1 साल, 1.5 साल, 3। दरअसल हुआ क्या है, बेबी जो है ना, वो उसका उम्र 17 से भी कम है, तो सभी कोई ने क्या किया, 3-3 साल दिया बेबी को, एवरेज को इक्वल करने के लिए। 5 जन 3 साल दिया, मतलब 3 पचे 15 साल दे दिया, और एवरेज है कितना, 17, यानी कि बेबी का एक्चुअल में उम्र हो जाएगा 15 और 17 का डिफरेंस, यानी कि 2। मैंने यही मन-मन में किया। शायद आप लोगों को ये चीज़ समझा नहीं पाया मैं ठीक से। दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ, देख लो। देखो 3 साल पहले 5 लोगों का 17 था एवरेज, यानी कि 3 साल पहले टोटल उन लोगों का एज कितना होगा? टोटल एज 5 लोगों का सिर्फ बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? यानी कि 5 गुणा 17, यानी कि 85, 3 साल पहले। और प्रेज़ेंट एज पे, प्रेज़ेंट यानी कि टुडे अगर बात करें, आज के डेट में कितना हो जाएगा टोटल एज उन लोगों का? 5 जन है ना, पाँचों लोग तो 3-3 साल बढ़ गए, यानी कि 3 पचे 15, 15 ज़्यादा कर दो, यानी कि 100। टोटल एज उन लोगों का आज के डेट में 100। कितने लोगों का बात हो रहा है? ये 5 लोगों का ये है। अब बेबी का एक जन्म हुआ है, तो यानी कि 6 लोग हो गए। तो 6 लोगों का आज का प्रेज़ेंट एज का हिसाब से एवरेज एज कितना है? पहले जितना था, पहले जितना था मतलब 17 ही है। यानी कि 6 लोगों का 17 है, तो टोटल एज कितना होगा? 6 गुना 17, यानी कि 6 सत्ते 42, 102। तो कितना है बेबी का, देख लो एज। 5 जन का टोटल एज था 100, बेबी का जन्म होने के बाद में टोटल एज हो गया 100, यानी कि 2 बढ़ा है। यही 2 है बेबी का उम्र, तो इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। पहले वाला मेथड समझ में आया, इसको देख सकते हैं। हालाँकि पहले वाला समझने में थोड़ा शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप उसको दिमाग में एक बार घुसा लिया, बैठा लिया ना, पेन छूने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है ऐसे एवरेज के क्वेश्चन आउट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th डे ऑफ अ मंथ इज 2nd
day prior to Sunday, then 27th day of that month shall be। तो किसी महीना का 7वां दिन संडे के 2 दिन आगे आता है। तो संडे के 2 दिन आगे क्या आता है? फ्राइडे आता है। यानी कि किसी महीना का 7वां दिन फ्राइडे है। दिन भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। बाद में 7 का मल्टीपल वाला जितना भी दिन आएगा वो सब फ्राइडे होगा, यानी कि 28वां दिन भी क्या हो जाएगा? फ्राइडे ही होगा। लेकिन हमसे 28वां दिन नहीं 27वां दिन पूछ रहा है, यानी कि 27। तो 1 कम कर दो ना, यानी कि 28 में 1 घटाओगे तब 27 निकलेगा। उसी तरह फ्राइडे के एक पीछे चला जाओ, तो फ्राइडे के एक पीछे क्या आएगा? मतलब फ्राइडे से पहले क्या आएगा? थर्सडे आएगा। थर्सडे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका ढूंढते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये इस तरह से किया है और यहाँ बता सकते हैं कितने ट्रायंगल है? 1, 2, 3। ये हुआ 3। अब उसके बाद एक बड़ा वाला 4, उसके बाद 5, उसके बाद ये 6। 6 ट्रायंगल हुआ इतना दूर में। ठीक है, इतना दूर में। यही चीज़ यहाँ पर बढ़ा है। इस तरह करके बढ़ा है। इस तरह करके बढ़ा है। ऊपर जितना बना था ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बना था, अब फिर से 6 बनने लगेगा। आप कर लेना, 6 ही बनेगा। 6, 6, 12 तो हो गया इतना दूर में ही। अब उसके बाद में यहाँ इस तरह से किया गया है ना, 12 बन चुका है ट्रायंगल। अब देखो यहाँ छोटा ट्रायंगल 12, 13, 14, 15, 16। ये हुआ 16। यहाँ तक कितना हुआ? 16 ट्रायंगल हो चुका है। देखो अब ये जो हुआ है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो 17 ये हुआ। सेम चीज़ इधर भी बना है 18। तो टोटल मेरे ख्याल से 18 है। इसमें अक्सर मिस्टेक्स हो जाता है। आप लोग को अगर ज़्यादा मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे ख्याल से 18 ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मैन कैन ड्रॉ अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस इन 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स द 1.5 टाइम्स द टाइम। चलिए ऐसा, एक आदमी रो करके मैंने नौका चला के डाउन स्ट्रीम जाता है नदी की धारा के साथ, 6 घंटा में कुछ दूरी तक जाता है और उस दूर तक पहुंच के वो वापस फिर जहाँ शुरू किया था वहां लौट आता है, रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस। और आते वक्त उसको टाइम लगता है 1.5 गुना ज्यादा। पहले जितना लगा था उससे ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि पहले 6 घंटा लगा था तो अब 1.5 गुना, यानी कि 9 घंटा लग रहा है। ठीक है, और हम लोग को नदी के धारा का स्पीड दे दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है कि अगर खड़े पानी हो, ठहरा पानी हो, स्टिल वाटर हो, वो आदमी 1 घंटा में कितना दूर जाता। ये यहाँ पर गड़बड़ क्या है? यहाँ पर देखो, बेटा व्यक्ति नदी को बेग बेग को दिशा में के ही दूरी जाने को लागी 6 घंटा लाग छ, यानी धारा प्रतिकूल के ही दूरी जाने को लागी 1.5 गुना बेसी समय लाग छ। देखो 1.5 गुना बेसी बोल दिया है ना, ये गड़बड़ है। 1.5 गुना बेसी मतलब कितना मालूम है? 6 का फिर 1.5 गुना निकाल के फिर 6 में ऐड करना होगा, यानी कि 9 और 6 15 हो जाता है 1.5 गुना बेसी का मतलब। यहाँ पर देखो इंग्लिश में मोर वर्ड कहीं पर नहीं आया, टाइम्स मोर बेसी के लिए, इसीलिए इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहता है। तो सवाल यहाँ पर है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, है ना? तो डाउन स्ट्रीम लिखते हैं और यहाँ अप स्ट्रीम लिखते हैं। हमको टाइम दिया है, डाउन स्ट्रीम जाने में 6 घंटा लगा, सेम डिस्टेंस है। और अप स्ट्रीम यानी आते वक्त 1.5 गुना समय लिया है वो, मैंने इसके तुलना में डाउन स्ट्रीम की तुलना में 1.5 गुना समय ज़्यादा लिया है, यानी कि 9 घंटा। 6 का 1.5 गुना 9 घंटा हो। ये है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम। और डिस्टेंस दोनों का क्या है? इक्वल है। तो हम लोग और छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3, 2 और 3, 2:3 लिखा जा सकता है ना? ये अभी तक टाइम ही है, रेशियो 6 आवर्स, 9 आवर्स, और रेशियो में बात करें कि 2:3 ये टाइम है। और टाइम का ठीक ऑपोजिट होता है स्पीड का रेशियो, यानी कि स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:2। जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला? टाइम का है रेशियो 2:3 और स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक ऑपोजिट कब? जब डिस्टेंस दोनों का इक्वल रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, चेंज ना हो। ये समझ में आया इतना? और आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हमारे पास डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया है, अप स्ट्रीम का स्पीड मिल गया, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि आदमी का वेग कितना था या फिर
धारा का वेग कितना था, तो धारा का ओरिजिनल वेग दिया है हमको, तो हम रेशियो में पहले धारा का वेग निकाल लेते हैं, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्ट्रीम का स्पीड यानी कि स्ट्रीम का स्पीड, तो एस एस ही लिख रहा हूँ मैं, या नदी का स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये जानते हैं हम लोग, यानी कि डिफरेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 घटाओ 2/2, यानी कि 1/2। यह रेशियो के हिसाब से धारा का वेग, लेकिन धारा का ओरिजिनल वेग भी तो हमको दिया है 2 किलोमीटर, यानी कि 1/2 का मतलब एक्चुअली में 2 किलोमीटर, ये कहने का मतलब। 1 का मतलब कितना हो जाएगा? आधा का मतलब 2, तो 1 का मतलब 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि वो आदमी का स्पीड स्टिल वाटर में 1 किलोमीटर में कितना जाएगा? यानी कि स्पीड ही निकालना है पर किलोमीटर पर आवर। हम लोग निकालेंगे उस आदमी का स्पीड निकालेंगे, ठीक है? स्टिल वाटर में, तो मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर हम लोग निकाल, क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना है, 3 प्लस 2, ये है ना जो रेशियो में, डिवाइडेड बाय 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/, निकला। 1 का मतलब 4 है, तो 5/2 का मतलब कितना होगा, तो 4 गुना कर दो, 2 से 2 कटेगा तो 5 गुना 10 किलोमीटर ये होगा, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा। तो वही तो पूछा, घंटा में कितना जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये टाइम इन स्पीड का ही क्वेश्चन है, बॉटन स्ट्रीम वाला चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट शैल बी द सीक्वेंस इफ फॉलोइंग एनिमल्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, याद रहे, ऑफ देयर फुल साइज ग्रोन, साइज के हिसाब से, बड़ा छोटा के हिसाब से, सब असेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना है। सबसे बड़ा जानवर को सबसे आखिर में रखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटा वाला पहले आएगा, फिर बड़ा वाला आएगा, फिर बड़ा वाला आएगा, फिर बड़ा वाला आएगा, इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बोल देता तो सबसे बड़ा को पहले रखेंगे, हमको रखना है सबसे पहले सबसे छोटा वाला। तो एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर और व्हेल में सबसे छोटा कौन है, मॉस्किटो, मच्छर सबसे छोटा है, तो सी सबसे पहला आएगा, इसलिए इस दोनों ऑप्शन को तो एलिमिनेट करो। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। अब मॉस्किटो से बड़ा कौन है, एलिफेंट है, कैट है या टाइगर है, कैट है, यानी कि सी के बाद बी आएगा, तो इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट करो, सी के बाद बी यहाँ पर आया, बाकी को आप चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखो एक सिंप्लीफिकेशन है, ये भी तो वैल्यू पता करना है हम लोग को, सॉल्व कर। बोधमास का रूल यहाँ पर भी लागू होगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का, उसके बाद घटाव का, तीन ही साइन से यहाँ पर बना है। प्लस, गुणा और घटाव में सबसे पहला काम प्लस गुणा का होना चाहिए, उसके बाद में प्लस का और लास्ट में माइनस का होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, उसके बाद इसको कर रहा हूँ और उसके बाद इसको कर रहा हूँ। 18 और 4 को जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, 4 प्लस 4 8 32 का 2, 4 1 4, 4 और 3 7, यानी कि 72 माइनस 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, ये गुणा करते 6 3 18, 6 दूना 12 और 13, 6 का 7, 738 माइनस 36, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 5 36, पाँचों के 20, 20 और 3 23, 5 का 5, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले प्लस का काम कर लेते हैं, 4 और 72 को जब आप जोड़ोगे तो ये होगा 76, ये भी जुड़ाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए -14 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जब घटाओगे तो कितना का है, 38, और अब दोनों तरफ है 7, यानी कि बाद में 76 में 14 आप घटाओगे तो हो जाएगा 6 में 4 2, 72 डिवाइडेड बाय 8, 2 से कटेगा तो काट लेते हैं, 2 या 6, 2 1 2, 2 चौके 8, यानी कि 30/4। आप इसको डेसिमल में ले आओ, क्योंकि ऑप्शन देखो सारा डेसिमल में ही है। 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, उसके बाद 3 हुआ, मिनट लगा दो, 4 सत्ते 28, 30 में 2, 4 बचे, यानी कि 7.7, ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 27, व्हाट इज द ओरिजिनल? दो संख्याओं का एक नंबर है, यानी कि यहाँ पर दो संख्या है, ये नंबर है, जैसे कि 10 से लेकर 99 तक का बात कर रहा है, दो संख्याओं वाला नंबर। इनके संख्याओं को जब आपस में परिवर्तन कर देते हो, तो जो डिफरेंस आता है ना वो 27 आना चाहिए अंतर। हम लोग चेक करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 27 घटा दूँ, यहाँ पर अगर मैं 27 घटा दूँ, या यूँ कह लो कि 7 5 है ना, तो 5 7 लिख लो। 5 7 इन दोनों का डिफरेंस 27 आना चाहिए, यही बोल रहा है, अगर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से हम लोग जाते हैं। देखो 15 में 7 घटाने से कितना आएगा? 8 होगा, 27 तो आएगा नहीं, तो ये गलत है। 57 तो अभी-अभी तो चेक किया इन लोगों का डिफरेंस। 57 का कितना होगा? 75 जब उल्टा दोगे तो डिफरेंस तो 8 मतलब 27 आएगा नहीं, इसको चेक। तो 85 का जब अब इंटरचेंज करोगे डिजिट को, तो ये 58 होगा। 58 85 और 58 में 27 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। 15 में 8 घटाओगे तो 7, ठीक। बाद यहाँ पर 7 बचा, 7 में 5 घटाओगे तो 2, हाँ 27 आ गया। तो यही है हमारा करेक्ट। 93 को आप चेक कर सकते हो, 39 का डिफरेंस 27 आता है कि नहीं आएगा। 13 में 9 घटाने से कहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is equal to a plus 2 by 3 then find the value of a फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ एक इक्वेशन दिया गया, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। 3x 2x को एक तरफ ले आते हैं, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 4, और माइनस 2 को उधर ले आते हैं तो ये प्लस 2 हो गया। 3x माइनस 2x ये हो जाएगा सिर्फ x इज इक्वल टू 4 में 2, यानी कि x का मतलब कितना आया? 6 आया। यहाँ पर x का मतलब दिया भी है a प्लस 2/3, यानी कि हम कह सकते हैं a प्लस 2/3 का मतलब 6 है। x का मतलब 6 और यहाँ पर भी x का मतलब दिया है, तो दोनों तो x एक ही। बस इसको सॉल्व करो तो a प्लस 2 जग 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो a बराबर 2 उधर जाके घटेगा तो ये 16 हो जाएगा, तो a का मतलब 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल कम द क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इसके जगह में, तो देखो ये बीच वाला पा जाएंगे। 3 7 10, 10 और 7 17, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। एक बार और देख लो, 1 6 7 7 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन to a 35 liter mixture of milk and water containing milk and water in the ratio 4:3, in such that the resultant mixture should have 60% of 60% water। मिल्क और वाटर रेशियो दिया है हम लोगों को 4:, ठीक है। बोल क्या रहा है, अगर मिल्क को नहीं, वाटर को 60% कर दिया जाए, कब? जब उसमें कुछ वाटर मिलाया जाए। वो वाटर कितना लीटर मिलाया जाए? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड? मिल्क और वाटर 60% बन जाएगा। वाटर कितना बनेगा? 60%। अगर वाटर 60% बनेगा तो परसेंटेज में हमेशा कितना रहता है? 100%। यानी कि मिल्क कितना रहा होगा? 40%। नया वाला जो रेशियो बनेगा, नया वाला मिक्सचर। देखो यहाँ पर इसको भी हम लोग थोड़ा छोटा कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2:3, 20 दूना और 20 तिया, 2:3 हुआ। देखो मिल्क को तो वो छेड़छाड़ नहीं किया, वाटर में कुछ चीजें ऐड किया है, वाटर में ऐड किया, मिल्क को छेड़छाड़ नहीं किया, इसलिए मिल्क अगर 4 है यहाँ पर शुरू में, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो 4 कैसे बनेगा? तो हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 होगा ना। अब पता चल रहा है कि ये देखो मिल्क 4 का 4 है और वाटर 3 से ये हो गया, तो वाटर कितना मिलाया गया है? देख लो 3 यूनिट मिलाया गया है रेशियो के हिसाब से। रेशियो के हिसाब से 3 का मतलब कितना, यही पता करना है। कैसे पता करोगे? इस 35 के मदद से पता हो जाएगा। टोटल कितना लीटर है? शुरू में 35 लीटर, और रेशियो में टोटल कितना है? 4 और 3 यानी कि 7 लीटर। सवाल ये बना, 7 का मतलब अगर 35 होता है तो 3 का मतलब कितना होगा? कितना गुना है देखो ना, 5 गुना है, तो बस यहाँ पर भी 5 गुना कर दो ना, 3 5 15 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द फर्दर वीडियोस, जो मैंने कमर्शियल एग्जाम का हमेशा वीडियो डालते रहता हूँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।